Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will discuss argumentative passages. So we are not actually taking one example and solving it here. Instead, we will start with the theory part. We will discuss what are these types of passages, what is the approach that we are supposed to follow to solve these passages, and what are the strategies that can actually help us solve such passages quickly, understand these passages quickly for better results. Okay, so let us get started. ये पूरा थियोरी पार्ट हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे हमारे दिमाग में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेजेस आर अ कॉमन टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जैसे हमने और भी दूसरे अलग टाइप के नरेटिव पैसेज के बारे में बात की है पहले के वीडियो में, राइट? वैसे ही यह है आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेजेस. तो कैसे होते हैं ये पैसेज? ये कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे. अब देखिए, ये जो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ना पैसेजेस का, दैट इज अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, प्लीज अंडरस्टैंड द मोटिवेशन बिहाइंड इट. आपको जब कैटेगराइजेशन समझ में आ जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है, किस तरह के तरीके का पैसेज है, आपका अप्रोच चेंज हो जाता है. और आपका अप्रोच चेंज हो जाने के कारण आपका समय बचता है और आप के दिमाग में एक करेक्ट स्ट्रक्चर बनता है उस पैसेज के लिए कि हाँ, ये स्ट्रक्चर इस पैसेज ने फॉलो किया होगा, ये इस तरीके से परस्यूएसिव पैसेज है, तो ये इस पॉइंट पर पहुंचने वाला है. तो ये सारी जब टेक्निक्स आप यूज करने लगते हैं, ये आपको हेल्प करती है क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स ढूंढने में. ठीक है, तो इसीलिए ये कैटेगराइजेशन और इसीलिए हम ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं. ओके, तो चलिए, ये बहुत ही कॉमन टाइप के पैसेज है जो आरसी में पूछे जाते हैं. दीज पैसेजेस प्रेजेंट अ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट. अब यहाँ पर कोई जनरल डिस्कशन नहीं हो रहा है किसी मामले में, ये आर्ग्यूमेंटेटिव है. आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब एक कोई मुद्दा है जिसको प्रूव कर रहा है ये पैसेज. आर यू गेटिंग इट? तो इसे इस तरीके से आप देखिएगा. ऑफन सपोर्टिंग और अपोजिंग एन आइडिया. तो कोई भी आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल endangered species of birds. ठीक है, how we should support or how we should support the environmentalists who want to work for endangered species of birds, राइट? तो क्यों करना चाहिए, इससे क्या करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, पूरे एनवायरनमेंट पर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा. तो एक व्यू पॉइंट है ऑथर का कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क इन हैंड है, इसको एड्रेस करो एज सुन एज पॉसिबल, राइट? तो उसके लिए जो भी सपोर्टिंग लगेगा वो लिखा गया होगा पैसेज में, या कैसे ये टास्क इन हैंड नहीं है अभी, जिस इसे टाला जा सकता है, इस ओपिनियन को अपोज करने के लिए भी कई सारी चीजें ऑथर ने लिखी होगी उसमें, राइट? इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं. ऑफन सपोर्टिंग और अपोजिंग एन आइडिया एंड और एनी पॉलिसी और एनी कॉन्सेप्ट फॉर दैट मैटर. ठीक है, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज. द ऑथर बिल्ड्स देयर आर्ग्यूमेंट यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग. ऑफ कोर्स जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स वो दिए हैं या लिख रहा है ऑथर, वो सारे प्रॉपर रीजनिंग के साथ लिखेगा. उसमें कहीं ना कहीं मेजर लॉजिक का इस्तेमाल आपको मिलेगा. लॉजिकल रीजनिंग होगा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए. उसके बाद में एविडेंस होंगे, राइट? एविडेंसेस मतलब कुछ फीचर्ड में भी आर्टिकल का कोई एक्सर्ट हो गया, कोई हिस्सा हो गया जो वहां पर दिया गया है, या डेटा, राइट? डेटा प्रेजेंट करेंगे एज एन एविडेंस. वो परस्यूएसिव है. परस्यूएसिव है मतलब कॉन्स्टेंटली उसी उसी बात को बार बार अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है, परस्यू कर रहा है रीडर के माइंड को कि वो मान जाए ये बात कि हाँ, ये टास्क इन हैंड है, इसे देखना ही पड़ेगा, राइट? समटाइम्स एड्रेसिंग एंड रिफ्यूटिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. इसके अलावा और क्या टेक्निक यूज की जाती है इसमें? जो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को मतलब उनको बचाने की बहुत जरूरत है, उनको रेस्क्यू की जरूरत है, सेफ्टी की जरूरत है. ये अगर टास्क इन हैंड ये नहीं है, ऐसा कोई कह रहा है, या इस आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से कट किया जाए, इस आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से गलत ठहराया जाए,
उस पे भी बहुत सारी बात की होगी। ओके, सो जो भी उनके आर्ग्यूमेंट के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है वो किस तरीके से गलत है उस पे भी बात की जाएगी। ओके, तो समझ लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे पहचानते हैं इसे। एक क्लियर कट पोजीशन है, देखिए, है ना, एक क्लियर कट मुद्दा है जिस पे बात की जा रही है, तो क्लियर पोजीशनिंग है, ये तो बहुत क्लियर है। द ऑथर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स देयर स्टांस ऑन अ टॉपिक ऑफन इन द इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ठीक है, या तो इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि ये मुद्दा है जिसके बारे में पूरे पैसेज में देखने को मिलेगा, या कंक्लूड करेंगे उस मुद्दे के साथ, तो एक क्लियर कट स्टैंस है। पूरे पैसेज को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा आपको, आइडियाज का फ्लो एकदम क्लियर कट होगा। थीसिस स्टेटमेंट होगा। थीसिस स्टेटमेंट मतलब क्या ऑथर कवर करने वाला है पूरे पैसेज में, वो किसी स्टेटमेंट में शुरुआत में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सपोर्टिंग जो भी उसका आर्ग्यूमेंट है उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंसेस रहेंगे और एक प्रॉपर कंक्लूजन होगा। तो ये होगा उस पैसेज का स्ट्रक्चर। एविडेंसेस आपको मिल जाएंगे उसमें काफी सारे, बैक बाय डेटा, एग्जाम्पल, एनालॉजीज, रेफरेंसेस, ऑथोरिटेटिव सोर्सेस, राइट, जिसके कारण प्रूव कर सके वो अपना पॉइंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ऑथर में एक्नॉलेज अपोजिंग व्यू पॉइंट्स एंड रिफ्यूट देम, मतलब खारिज करेगा उसे, टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन। ऑल राइट। परस्यूएसिव टोन है, मतलब कॉन्स्टेंटली एक ही एक मुद्दा मतलब सामने वाले को कन्विंस करने के पीछे पड़ा है ये ऑथर, ऐसा समझ में आ जाएगा आपको। The language is often assertive, aiming to convince the reader of the validity of the argument। ठीक है। अब टाइप्स, रिसेंट कैट एग्जाम्स में, अब कैट एग्जाम तो सबसे बड़ी एग्जाम है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी एप्टीट्यूड टेस्ट्स है जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स पे इस तरीके के आर्ग्यूमेंटेटिव जो है पैसेजेस देखने को मिलेंगे। तो किस किस तरीके के देखने को मिलते हैं वो हम जानते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज एग्जाम्पल भी है, जैसे डिबेट्स डिबेट्स ऑन गवर्नेंस, डेमोक्रेसी पे हो, सोशल जस्टिस के बारे में बात की गई हो, ऐसे मुद्दों पर आर्ग्यूमेंटेटिव ये जरूर रहते हैं। अगर आप पेपर का एडिटोरियल पढ़े सेक्शन, उसमें भी आपको ऐसे मुद्दों पर बात करते हुए दिखाई देंगे ऑथर्स, राइट, एडिटर्स। सो मेक श्योर आप वो पढ़ते रहे साइड बाय साइड, ताकि ये आपका जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आपका बढ़े। आपको इससे एप्टीट्यूड टेस्ट्स के आरसीज में भी बहुत बहुत मदद मिलेगी। ऑल राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शुड गवर्नमेंट्स प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर एनवायरमेंटल कॉन्वर्जेशन, ये टॉपिक है, क्या ऐसा करना चाहिए? तो एक क्लियर कट मुद्दा होगा ऑथर के पास कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट रहेगा तो इकोनॉमी रहेगी। इकोनॉमी रहे ना रहे, एनवायरनमेंट को इतना कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा लेट्स से ऑथर का कहना है, तो फिर वो बिल्डअप करेगा अपना पॉइंट प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट, फिलोसॉफिकल या इथिकल डिस्कशंस की भी बात की जा सकती है, मतलब मोरालिटी के बारे में होगा, एथिक्स के बारे में होगा, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में होगा। इज अल्ट्रुइज्म इनहेरेंटली सेल्फिश? अल्ट्रुइज्म मतलब क्या? अल्ट्रुइस्टिक, हर चीज में पॉजिटिव देखना, ओवर पॉजिटिव पीपल, ओवर पॉजिटिव माइंडसेट। अल्ट्रुइज्म क्या इनहेरेंटली सेल्फिश होता है? अब ये तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सवाल है। इस एब्स्ट्रैक्ट सवाल को एक पर्टिकुलर मुद्दे के साथ में प्रेजेंट जब किया जाता है, उसे हम आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस टॉपिक, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मार्केट के डायनेमिक्स है, अलग अलग फोर्सेस हैं मार्केट के, उसके बारे में बात करने वाले आर्टिकल्स या पैसेजेस आपको मिल सकते हैं। तो इसको कवर करने के लिए देखिए, इसके लिए जो है ना, आप एक स्पीकिंग ट्री आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसको पढ़िए, वो भी बहुत हेल्प करेगा आपकी ये सब चीजें, स्पीकिंग ट्री करके, या फिलोसॉफिकल एसेज पढ़िए। ठीक है, समझ लीजिए जे कृष्णमूर्ति है ना, उनके पढ़िए आप, जे कृष्णमूर्ति के एसेज पढ़िए, और भी अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, बेकन है, उसके एसेज पढ़िए। ये सारी चीजें, या एथिकल जिन जिन लोगों ने लिखा है ना उनका पढ़िए, या एथिकल
एथिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने वाले जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड बिजनेस टॉपिक्स। अब इसके लिए ना अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं या कोई बिजनेस मैगजीन पढ़ते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ऐसे किसी इसका सब्सक्रिप्शन लेके प्लीज रीड दैट एज वेल। तो ये सारे मुद्दे। इज द राइज ऑफ मोनोपोलीज डिट्रीमेंटल टू इनोवेशन, ये टॉपिक पर समझ लीजिए कोई पैसेज मिल गया है आपको, तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि हाँ या ना में जवाब होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ इंक्लिनेशन है ऑथर का, किस तरीके से वो बिल्ड कर रहा है अपना पॉइंट। कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल थीम्स, कल्चरल थीम्स भी आ सकती है, ह्यूमैनिटीज वाली थीम्स भी आ सकती है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको बात करते हुए पैसेजेस जरूर मिलेंगे 100%। तो arguments about cultural preservation, media influence, and impact of technology on society, let's say. Does social media enhance or hinder meaningful communication? इसके बारे में लेट्स से एक लंबा सा पैसेज आपको मिला है, उसमें भी बहुत सारे आपको मिलेंगे कन्विंस करने वाले आर्ग्यूमेंट्स, रीजनिंग होगी, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ वो पेश किए जाएंगे एज इफ यू आर द जज एंड द लॉयर इज गोइंग टू कन्विंस यू बाय हुक और क्रूक, राइट? इस तरीके से वो आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेजेस आपको मिलेंगे। अब क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या टेक्निक्स है जो आपको हेल्प करेंगी, कह लीजिए अप्रोचेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन्हें समझने में और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आंसर्स करने में, वो समझ लेंगे हम अब, ठीक है? स्ट्रैटेजीज टू अप्रोच आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेजेस, आइडेंटिफाई द मेन आर्ग्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? लुक फॉर द थीसिस स्टेटमेंट, सेंट्रल आइडिया जो ऑथर एडवोकेट कर रहा है, ओके? वो आइदर आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा या कंक्लूजन में मिल जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रेक डाउन करो उसे कि प्रेमाइस कौन सा है, इसमें फाउंडेशनल आइडिया क्या है, ठीक है? वो पहचानो। अब जैसे हमने भी बात किया था, जो एग्जाम्पल हमने सबसे पहले लिया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। अ, कि एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, तो वो एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है उससे बचाना जरूरी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन हैंड, ऐसा हम कन्विंस करना चाह रहे हैं। तो फाउंडेशनल आइडिया क्या है? सेविंग एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, राइट? उसका एविडेंस, अब क्या डेटा प्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन से, लेट्स से सह्याद्री रेंजेस जो हैं, सह्याद्री रेंजेस में हमने देखा है कि बर्ड्स मरने के कारण पूरा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। तो वहाँ के म्यूजियम्स जो हैं, लोकल म्यूजियम्स वालों ने कुछ रिसर्च किया है उस पे और डेटा प्रेजेंट किया गया है किसी मैगजीन पे, किसी रिसर्च मैगजीन में, ओके? तो वो हो सकता है डेटा। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में कह लीजिए एक प्रकार का बर्ड स्पीशीज जो है वो मरता चला जा रहा है। मतलब अब बहुत ही कुछ ही चुनिंदा बचे हैं उस स्पीशीज में के बर्ड्स। तो हाउ इट इज हैम्परिंग द रिमेनिंग लाइन इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, वो एग्जाम्पल दिया जा सकता है। रीजनिंग के साथ सपोर्ट किया जा सकता है आर्ग्यूमेंट को, राइट? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एज एन एविडेंस। कंक्लूजन, फाइनल टेक अवे या कॉल ऑफ एक्शन क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है, वो देखिए। ये स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या आपको कंटेंट मिलेगा या किस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिल सकता है, ओके? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। हमने जैसे बात किया था कि कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है, समझिए कि हमको ये प्रूव करना है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को बचाना ये बहुत मेन टास्क है, लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा? नहीं, अभी हमको बाकी सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट हुआ। तो इस काउंटर आर्ग्यूमेंट को नलिफाई करने की कोशिश उस पर्टिकुलर पैसेज में आपको मिलेगी, ठीक है? तो ये रिकॉग्नाइज हमको पहचानना पड़ेगा कि काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है। अपोजिंग व्यूज पर ध्यान दीजिए, ऑथर उसको किस तरीके से एड्रेस कर रहा है वो देखिए, हाइलाइट्स पे ध्यान दीजिए और क्या-क्या स्ट्रैटेजीज ऑथर ने यूज की है, उसका जो स्टैंस है, पॉइंट है, उसको प्रूव करने के लिए, उसको ध्यान से देखिए। तो आपको जब आप ये सारी चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी मेन चीज़ें हैं जिस पर फ़ोकस करना है और आंसर्स भी आपको, क्वेश्चंस भी जल्दी समझ में आएँगे और आंसर्स भी
आपको जल्दी मिलेंगे। ऑल राइट। और किस चीज़ से आंसर जल्दी मिल सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझे जा सकते हैं और प्रिसिजन बढ़ाया जा सकता है हमारे आंसर्स का। एनालाइज द टोन एंड बायस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज द मेन थिंग। लेकिन ये किसी भी टाइप के पैसेज में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वेदर द टोन इज न्यूट्रल, क्रिटिकल और पर्सुएसिव, ये आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। फोकस ऑन लॉजिकल फैलेसीज, अब लॉजिकल गैप्स क्या क्या है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि किसी भी, समझ लीजिए कोई भी एक बर्ड की स्पीशीज है जो बिल्कुल एंडेंजर्ड है, अब उसके बहुत ही कम ये बच्चे हैं अगर हम ऐसा कहते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वो बर्ड्स कम बच्चे हैं इसीलिए इकोलॉजी पूरी हिल गई है, तो यहाँ पर क्या हो गई हमारी लॉजिकल फैलेसी? लॉजिकल फैलेसी हो गई कि ओवर जनरलाइज कर दिया है कि एक स्पीशी के मर जाने से या मतलब ना रहने से पूरी इकोलॉजी एनवायरनमेंट की गड़बड़ा जाएगी, दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। तो ऐसी कुछ और क्या लॉजिकल फैलेसीज हमको मिल पा रही है वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। फ्लॉड रीजनिंग है कहीं पर तो वो ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चंस को आंसर करने में इससे मदद मिलेगी आपको, ओके। अब क्वेश्चंस जब आप पढ़ रहे हैं, ये तो पूरा स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें आपने समझ ली पैसेज की। अब जब आप क्वेश्चंस एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है, फैक्ट या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस है, या स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इन्फरेंस बेस्ड है तो क्या करना पड़ेगा, रीडिंग बिटवीन द लाइंस टू अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट आइडियाज। फैक्ट्स ओपिनियंस है तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड ऑथर सब्जेक्टिव ओपिनियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग वीगनिंग आर्ग्यूमेंट्स मतलब कंसिडर व्हाट एविडेंस कुड मेक द आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर और वीकर, ये आपको जब समझ में आता है तो क्विकली आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। मतलब पहले समझिए कि क्वेश्चन का टाइप क्या है और आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये तीन मेन चीजें हैं ना, आप देखते रहिएगा क्वेश्चन में अगर आपको मिल रही है तो। All right. So this is how you are supposed to approach argumentative passages. I hope you have understood this by now. And when we solve these type of passages, you certainly are going to understand it further. So see you in the next video.